नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका टीएचडी, पीएचडी, पीआरटी में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है या एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य आपका एग्ज़ाम है। तो आज की वीडियो में हम इन एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जिसमें पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हरियाणा जीके, इन सभी को जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। और अगर आप हमारी से पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शन या संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना, ये किसके लिए है? विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करना या शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। तो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां, विद्यालय पत्रिका निकालना है, तो ये किसके लिए होती है? तो इससे क्या होता है? और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे आप एग्जाम में आंसर का पता लगा सकते हैं कि उनके पूरे पूरे चांस होते हैं कुछ जो शब्द अगर एग्जाम में दिए गए हैं। तो जैसे यहाँ पर ये सृजनात्मक एक शब्द आया है, इस प्रकार के अगर आपको शब्द दिखाई दे तो लगभग जो आपके सही आंसर होने के चांस इसमें ज्यादा रहेंगे। वो जो कई बार आंसर जो है उसको पढ़कर भी पता लग जाता है, और कुछ कई बार शब्द ऐसे दिए गए होते हैं जिनसे भी पता लग जाता है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन डी हमारा रहेगा। शिक्षार्थी जो होते हैं उनको सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निर्णय बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, या जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। तो समावेशी जो शिक्षा है उस विद्यालय शिक्षा की ओर संकेत करेगी। तो जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, जो उनकी क्या शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या अन्य विभिन्न योग्यता को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो कहने का मतलब है उसमें सभी प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं। तो समावेशी शिक्षा विविधता को प्रोत्साहित करेगी जिसमें सभी बच्चों को उनके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर साथ मिलकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर उसमें मिलेगा। तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल के कालांश में उन्हें एक कोने में बैठाना चाहिए, वे खेल आनंद ले सके। अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए। यह कक्षा में सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। तो कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, तो खेल के कालांश में उन्हें क्या करना चाहिए? जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए उन्हें भी प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, जिन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है आत्मसातकरण, व्यवस्थापन, अनुभव, आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन। तो ये जो जिन पियाजे जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एग्जाम में जरूर आता ही आता है। तो जिन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक है इनके अनुसार अनुकूलन के द्वारा क्या होगा, और अनुकूलन के अनुसार जो यहाँ पर माना गया है इसमें आत्मसातकरण और व्यवस्थापन। तो इनका मानना था कि बच्चा जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है, और यह अनुकूलन आत्मसातकरण और व्यवस्थापन इनके द्वारा होगा। नेक्स्ट है, परामर्श में सम्मिलित नहीं है। बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चे से मित्रता पूर्वक बातचीत करना, बच्चों के दृष्टिकोण को समझना या बच्चे को अनुशासन में रखना। तो जो परामर्श है इसमें एक सम्मिलित नहीं है। अब परामर्श में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है कि बच्चे को अनुशासन में रखना, धैर्यपूर्वक सुनना, मित्रतापूर्वक बातचीत करना
और दृष्टिकोण को समझने को इसमें शामिल किए गए हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसमें नहीं रहेगा। उसके बाद है शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है? कठोर अनुशासन बनाए रखने की, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराने की, पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ना, यह तत्संबंध क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी कौन सी है? सबसे जो यहाँ पर जिम्मेदारी जो मानी गई है, जो ऑप्शन बी में आई है, कि विभिन्न विद्यार्थियों की जो विभिन्न अधिगम शैलियाँ हैं, सीखने के जो तरीके हैं, उनके अनुसार सीखने के मौके उन्हें उपलब्ध कराना। तो आज क्या है, शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक न होकर शिक्षार्थी है। इसलिए शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी हो जाती है कि वह शिक्षार्थियों को उनकी विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराए। तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। और ये जो विचार है यहाँ पर रखे गए हैं वाइगोत्स्की, पावलो, जीन पियाजे या कोलबर के द्वारा। तो विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। तो ये जो कथन है, विचार है, इनमें से किनका है? और ये जो कथन है जो ऑप्शन सी में है, तो किनका है? ये जो जीन पियाजे हैं, इनका ये मानना था। नेक्स्ट आ जाता है, कक्षा में जो प्रभावी अनुशासन है बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी जो करना चाहते हैं करने दे, विद्यार्थियों से कड़ाई से व्यवहार करें, विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे, या फिर बी और सी। तो कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है कि विद्यार्थियों की कुछ समस्या हल करने के लिए उन्हें देनी चाहिए, ताकि उनका भी जो है बुद्धि का विकास हो सके। तो उन्हें भी जा कुछ यहाँ पर हल करने के लिए देना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, सृजनवाद में बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभा करते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपने ध्यान देना है। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभा करते हैं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षा बाल केंद्रित है। शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो सृजनवाद के बारे में कौन सा सही है? जो ऑप्शन सी में आया है, बाल केंद्रित। पहले होता था ये शिक्षक केंद्रित होती थी, लेकिन फिर जो सिस्टम ये बदल चुका है। अब ये बच्चे को रखकर ही देखकर ही पैटर्न तैयार किया जाता है। तो पहले के समय में था ये, पुराने टाइम में शिक्षक केंद्रित, अब जो है बाल केंद्रित है। तो यही इसका सही रहेगा। तो सृजनवाद शिक्षा क्षेत्र में एक ऐसी विचारधारा होती है जो बालक केंद्रित शिक्षा की को पोषित करेगी, और इसमें शिक्षा का अधिगम क्रिया केंद्र बिंदु बालक होगा। नेक्स्ट है, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, या महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए? और अच्छे चरित्र निर्माण के लिए जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है कि कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। तो क्रिएटिविटी जो है गतिविधि है इस प्रकार की होनी चाहिए कि बच्चों को चरित्र निर्माण में भी सहायता मिल सके। कक्षा कक्ष जो होते हैं इसमें कई गतिविधियां बालक पर सीधा प्रभाव डालती है, और यदि इन गतिविधियों को सही दिशा में पोषित किया जाए तो बालक में चरित्र निर्माण में भी सहायता मिलेगी। उसके बाद है, इनमें से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो ये कौन सी परिस्थिति है जहाँ पर बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे तरीके से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, अच्छे अंक आए, बच्चे को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए। तो कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे तरीके से होगा? अच्छे तरीके से किस में होगा? जो ऑप्शन ए में है, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाएगा, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, न कि उसे हर समय पढ़ने के लिए कहना या अच्छे अंक क्यों नहीं आए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल के रखते हैं कि नंबर कम क्यों आए, कम क्यों आए।
तो इससे जो है बच्चे के दिमाग पर भी असर पड़ता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसका माना गया है। उसके बाद आ जाता है कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी। सीखने हेतु सीमित अवसर हो, बच्चे को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए। तो यहाँ पर सीमित अवसर कहा गया है। कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी। सीमित अवसर, बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहना, किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए या बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिया जाए। तो यहाँ पर आप एकदम से समझ गए होंगे सही आंसर कौन सा होना चाहिए, जो ऑप्शन डी में है, स्वयं करके सीखना। जो आप अपने काम हाथ से अपना काम कर लेते हैं वो आपके ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। तो इसलिए चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसको यही कहा जाता है कि आप लिख कर देखें, तो वही लंबे समय तक याद रहता है। उसके बाद है सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी के पढ़ाने का अवसर भी प्राप्त हो तब आप उसे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार चाहेंगे। विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी भी कक्षा में आ जाए तो उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इसमें अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में बाधा पहुंचती है। उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नीति ही थी और कुछ नहीं कर सकते। आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे, उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। तो कौन से वाला आपके अनुसार यहाँ पर सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने एकदम से सोच भी लिया है, ऑप्शन डी वाला। तो उनके अनुसार जहाँ पर सही फिट हो तो पहली पंक्ति में जब उनको बिठाएंगे जहाँ से उसे अच्छे प्रकार से सुन सके उनके अनुसार। तो आगे वाले पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार ही गति से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से किन के द्वारा होगा। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। आनुवंशिकता जो जीन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। तो कौन से वाला यहाँ पर इसमें सही है। अब यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन बी वाला। आनुवंशिकता निर्धारित करेगी कि इसको कितना विकसित किया जा सकता है। आपने देखा भी होगा कई माता पिता जो होते हैं उनके अगर माता पिता लंबे कद के हैं तो बच्चे भी लगभग 90% लंबे ही होंगे। अगर बच्चे माता पिता छोटे कद के हैं तो बच्चे भी 90% छोटे ही कद के होंगे। और अगर कोई बच्चे काले माता पिता काले हैं तो उनके बच्चे भी पूरी संभावना रहेगी काले होने की। कई परिस्थिति हो जाती है जिसमें अलग हो जाए। तो आनुवंशिकता जो है जिन ये परिवार का प्रभाव बच्चे पर जरूर पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवार्ड होना चाहिए। उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद, ठीक पहले, साथ साथ प्रशिक्षण या उत्तर देने के पर्याप्त विलंब के बाद। तो अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवार्ड होना चाहिए। तो ये कब मिलना चाहिए, मतलब किसी ने अच्छा काम किया तो उसे जो शाबाशी है वो पहले मिलनी चाहिए, बाद में कब मिलनी चाहिए। तो यही पूछा गया है और ऑप्शन है ये वाला, उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद। जैसे किसी ने कोई अच्छा काम किया तो तुरंत ही जो उसका प्रभाव जो है बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में देते हैं तो उसका उतना प्रभाव नहीं रहता है जितना उस समय रहता है। तो प्रबलन से जो तात्पर्य है यहाँ पर उद्दीपन से है, जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ाएगा। अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए रिवार्ड उत्तर प्राप्त होने के बाद होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है, अगर आप उसे कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी दे देते हैं तो बच्चा खुश हो जाएगा और पहले से बेहतर जो है वो काम करेगा। और उसकी देख रेख में जो अन्य बच्चे में भी सोचेंगे कि हमें भी रिवार्ड चाहिए, तो वे भी उसकी देख रेख में अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट है नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है अधिगम में निर्धारण, अधिगम का निर्धारण, अधिगम के लिए निर्धारण या अधिगम के साथ साथ निर्धारण। तो नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र क्या प्रदर्शित करता है, जो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है अधिगम के लिए निर्धारण। उसके बाद है पांचवी कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को किसका संकेत माना जाना चाहिए। तो पांचवी कक्षा से ऊपर के जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा अगर कोई गलती करते हैं त्रुटि, उनकी अधिगम कुशलता में कमी, अधिगम चरण, अक्षमताएं
या अधिगम के प्रति उनकी अभद्रता। तो छोटे बच्चों की बात अलग है जो 5वीं से नीचे के हैं, प्राइमरी वाले। तो यहाँ पर 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों की बात की गई है। और यहाँ पर जो इसमें माना गया ऑप्शन बी को, तो उनका अधिगम का एक चरण यहाँ पर ये इसमें माना गया है। उसके बाद आ जाता है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना या फिर नैतिक यथार्थवाद। तो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? और उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहेंगे जो ऑप्शन सी में दिया गया है, नैतिक तर्कना जो उसको कहा जाएगा। तो कोलबर्ग जो उनके अनुसार नैतिक तर्कना सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल एक चिंतन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, समज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन या समज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन क्या इंगित करेगा? तो क्या इंगित करता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं, समज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। उसके बाद है विद्यार्थियों द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? सकारात्मक अंतरण का, नकारात्मक, शून्य या इनमें से किसी का भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, विद्यार्थियों द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में अगर किया जाता है तो किसका उदाहरण है? तो यह है सकारात्मक का, जैसे आपने पहले कोई काम सीखा है और उसी के आधार पर आप दूसरा काम भी सिद्ध कर लेते हैं, तो उसे कहा जाएगा सकारात्मक अंतरण। नेक्स्ट है विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है, इसका कारण क्या हो सकता है? बालिकाएं प्राय गणित में कमजोर होती है, मोनिका के माता पिता शिक्षित है, शिक्षण प्रभावी नहीं है, गणित कठिन विषय है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सभी विषय में ठीक होते हैं, मैथ या इंग्लिश में कमजोर होते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन सी में जो बताया गया है कि गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है। हो सकता है यहाँ पर पढ़ाने के ढंग में कोई कमी रह गई हो। नेक्स्ट है शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाएगी जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित है और विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा है, तो क्या है यहाँ पर? विद्यालय भवन का अभाव, माता पिता का शिक्षित होना, समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव या पेयजल सुविधा का अभाव। तो ये सारी कंडीशन किस में है? और जो ऑप्शन यहाँ पर सी समस्या समाधान हेतु उनमें प्रेरणा जो है उसका अभाव है, तो जिस कारण से यहाँ पर गांव में सारी समस्याएं हैं, इनका अभाव है। नेक्स्ट आ जाता है गतिविधि आधारित शिक्षा में किस पर बल देगा? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर, निश्चित अवधि से गतिविधि पूरी करने पर, खेलने या अनुशासित कक्षा पर। तो गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, सभी विद्यार्थियों की सक्रिय रूप से भागीदारी पर। नेक्स्ट है यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है। यदि बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, केंद्रित शिक्षा, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा या परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर, तो किसकी ओर इशारा करता है? और ये करता है जो ऑप्शन बी में है, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। आज के टाइम की जो ये शिक्षा पद्धति है इसमें इस बात का महत्व दिया जाता है कि कोई शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का विकास कहाँ तक कर सकता है, जिसके लिए बच्चे को समझना एवं शिक्षक हेतु अनिवार्य हो जाता है। इसलिए यदि आप बालकों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह कथन बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है। सीखने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो छोटा बच्चा सिखाया जाता है जो उसे बड़े बच्चों से भी पता नहीं लगती। तो सीखना जहां से मिले वहीं से सीख लेना चाहिए। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो कौन से वाला सही है यहाँ पर?
चिंतन का मूर्त क्रिया में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, या पढ़ाई के प्रति लापरवाही रवैया। तो यहाँ पर किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा वाला कथन सही उचित है? और कथन जो है यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना उसमें बढ़ जाएगी। उसके बाद है व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या, आनुवांशिकता या फिर वातावरण। तो व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। उसके बाद है उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक एवं कार्य निर्देशन की आवश्यकता है। शैक्षिक कार्य में व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है, केवल कार्य निर्देशन की आवश्यकता है, या केवल शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, शैक्षिक कैरियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता। तो शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर इनकी आवश्यकता मानी गई है। उसके बाद है बच्चों में नैतिक मूल्यों की विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका, प्रातःकालीन समय में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना, उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, शिक्षकों एवं बड़े द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, ये विद्यार्थियों को नैतिकता में अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। तो बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? और उचित तरीका जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, शिक्षकों एवं बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। उसके बाद है राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 7 तक के पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। तो राज्य स्तर पर 1 से जो कक्षा 7वीं जो है तक के पाठ्यचर्या का निर्माण कौन करेगी? SCERT करती है, NCERT करती है, NCERT करती है, या सीमेंट, कौन सा करता है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन आएगा ये वाला। तो ये SCERT करती है, SCERT। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, तो आप क्या करेंगे? पृथक बैठक व्यवस्था करने तो सहमत हो जाएंगे, आप उच्च अधिकारी से निर्देशन प्राप्त करेंगे, आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, या विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना ही बंद कर देंगे? तो कौन से वाला यहाँ पर इसमें सही माना गया है? और इनमें देखें तो आप एकदम से पहचान भी जाओगे, तो क्योंकि चाहे कि कैसे भी बच्चे आप उससे अलग नहीं कर सकते, तो आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर भोजन करने के लिए उन्हें सहमत कर लेंगे। उसके बाद हमारे जो यहाँ पर हिंदी जो है इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन है पौ 12 होना जो मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है? संकट में पड़ना, स्वावलंबी होना, खूब लाभ होना, या भेद खोलना। तो पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पौ 12 होने का जो अर्थ है खूब लाभ होना। उसके बाद आ जाता है निष्काम, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के शुरू में लगते हैं। तो जैसे ये उपसर्ग है, इसमें शुरू में उप लग गया है, तो यहाँ पर कौन सा है इसमें? और यहाँ पर जो इसमें रहेगा निस उपसर्ग। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रत्यय। अब यहाँ पर इसमें प्रत्यय कौन सा है? पैतृक में क, अक, इक या अरिक। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं जो बाद में लगते हैं, जैसे निष्कलंक, अक। तो जो बाद में लगेंगे वे प्रत्यय, शुरू में लगेंगे तो उपसर्ग। अब इसमें किस पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग है? पैतृक। तो इसमें कौन सा रहेगा? इक प्रत्यय, पैतृक इक। नेक्स्ट आ जाता है निष्कलंक का संधि विच्छेद कौन सा होगा? और इसमें कौन सा वाला बनेगा? तो ये बनेगा ऑप्शन बी वाला, निहि प्लस में कलंक, निष्कलंक विसर्ग संधि में।
उसके बाद आ जाता है दिए गए अंडज के लिए वाक्यांश चुनिए। अंडज, अंडा बेचने वाला, खाने वाला, अंडे से उत्पन्न होने वाला, ये बीमारी का नाम है। तो यहाँ पर क्या है, जो वाक्य, ये तो अंडज की बात है। अंडज का मतलब तो है अंडे से उत्पन्न होने वाला। तो इस संसार में जो उत्पत्ति है वो चार तरीके से हुई है। एक तो अंडज के माध्यम से, एक उद्बीज के माध्यम से, जो बीज वगैरह जो होते हैं जमीन में बोए जाते हैं, एक स्वेदज के माध्यम से, जूली खज होती है, और एक जो है यह मनुष्य होते हैं। तो जी चार प्रकार के माने गए हैं। जरायुज जो है इसमें आ जाता है मनुष्य, जरायुज, अंडज, उद्बीज, स्वेदज। तो इस प्रकार से चार प्रकार से जीवों की उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट है निम्न वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, उसको क्या कहा जाएगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात होना, तो उसको कहा जाता है वज्राघात। उसके बाद आ जाता है अर्पण शब्द के सही विलोम पद बताइए। विलोम मतलब विपरीतार्थक उल्टा शब्द अर्पण का। प्राप्ति, स्वीकृति, ग्रहण या फिर याचना। तो अर्पण करना मतलब त्याग देना कह देते हैं, जिसे छोड़ना। तो ग्रहण करना, ऑप्शन डी वाला। उसके बाद है हाथी जो शब्द है इसका पर्यायवाची नहीं है। वितुंड, सैंधव, कुंजर या मतंग। तो हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जो ऑप्शन सी में आया है सैंधव, तो यही नहीं है। सैंधव जो है ये आ जाता है घोड़े के उसमें, दधिका, सरता, सौ, बाजी, घोड़ा, घोटक, रवि पुत्र है, तो ये उसमें आ जाता है घोड़े अर्थ में। तो ये हाथी अर्थ में है। उसके बाद है तुरंत दान महाकल्याण। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? दान करने में विलंब न करे, विचार विमर्श न करे, अपनी आय न देखे या उसे तुरंत कर देना चाहिए। तुरंत दान महाकल्याण, इसका मतलब है जो काम करना है उसे तुरंत ही कर देना चाहिए। उसके बाद है जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहां कौन सा अलंकार होगा? जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, वक्रोक्ति, भ्रातिमान, अतिशयोक्ति या अन्योक्ति अलंकार। उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का जहां पर वर्णन होगा तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होगा। उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन। उसके बाद है जल आवृत, इसमें समास। जल आवृत अलग अलग भी करेंगे जब हम इसकी संधि, तो जल आवृत, जल से आवृत, जल से ढका हुआ। तो तत्पुरुष तो यहाँ पर समास है, कौन सी भक्ति में है ये? और जल से आवृत तो क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास। उसके बाद है शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद हैं? शब्द शक्ति के 2, 3, 4 या फिर 5। तो शब्द शक्ति जो है इसके जो भेद है ये 3 माने गए हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। उसके बाद है उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? वाक्यांश, वाक्य, शब्द या रचना के। उद्देश्य और विधेय ये किसके अंग हैं? तो ये होते हैं वाक्य के। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आता है। पहचान आप शुरू आसानी से कर सकते हैं। उद्देश्य शुरू में दिया गया होगा और विधेय बाद में होता है। जैसे एक लाइन है पूरी ये वाली, तो इसमें शुरू में होगा, बाद में विधेय होता है। आसानी से आप जब उसकी पहचान कर सकते हैं। उसके बाद है शुद्ध वाक्य जो है उसका चयन कीजिए। बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, उसने कहा था, पर अब आपने नहीं सुना, उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर सही बताना है इसमें, और जो यहाँ पर सही है ऑप्शन जो डी में है। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर इसमें सही माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा प्राथमिक स्तर पर बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के प्रवेश में
भाषा अर्जित करते हुए लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं या व्याकरण नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के प्रवेश में भाषा अर्जित करते हुए क्या करेंगे, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। तो अब जो हमारे यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री जो सम्मान से सम्मानित किया गया था? नीरज चोपड़ा, ओम प्रकाश गांधी, रघुवंश तंवर या मोतीलाल मदान। तो क्या है, किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया था, ये दिया गया था, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो ये थे ओम प्रकाश गांधी। उसके बाद है, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 26 अप्रैल 1994, 15 अक्टूबर, 2 जून या 31 मई 1994 को हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? और इसका जो गठन हुआ था ये था 31 मई और 1994। उसके बाद है, हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो स्टेट विजिलेंस जो ब्यूरो है इसका नाम बदलकर एंटी थेफ्ट ब्यूरो, करप्शन ब्यूरो, डिफेंस या ड्रग्स ब्यूरो। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या किया गया है? और इसका नाम हो गया है एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसे स्टेट विजिलेंस ब्यूरो पहले कहा जाता था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ जो हरियाणा स्वच्छ भारत की अभियान 1 नवंबर 2014, 1 दिसंबर, 1 अक्टूबर या 1 सितंबर को। तो स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? और इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी 1 नवंबर और 2014 को। उसके बाद है, गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? गणगौर नृत्य आपने सुना होगा, तो किस महीने में होता है? जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, मई जून या फिर जून जुलाई में? तो गणगौर नृत्य, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा बी से, तो मार्च अप्रैल का जो महीना है इसमें होता है। उसके बाद है, हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब? हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो हरियाणा के दक्षिण में पूछा गया यहाँ पर, तो दक्षिण में देख सकते हैं आप कौन सा है, तो राजस्थान। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का, तो सूची 1 को 2 के साथ यहाँ पर मिलान करना है। तो सूची 1 में क्या है, मंत्री और स्वास्थ्य में इनके काम है, और मिलान करने में जो हमारा यहाँ पर इसमें दिया गया है ऑप्शन ए वाला, तो जैसे श्री मनोहर लाल खट्टर है, इनका संबंध वित्त मंत्री से है। दुष्यंत चौटाला, इनका संबंध उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री से है। अनिल विज, इनका जो संबंध है ये स्वास्थ्य मंत्री से है, और कमलेश टांडा महिला एवं बाल कल्याण मंत्री है। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। उसके बाद है स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1 नवंबर 2014, 1 दिसंबर, 1 अक्टूबर या 1 सितंबर को। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, और सामने क्वेश्चन कर भी लिया है और याद भी हो चुका होगा आपका, 1 नवंबर 2014। गणगौर जो नृत्य किस माह में आता है? और ये आता है मार्च अप्रैल के महीने में। हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो ये राजस्थान, और यहाँ पर मिलान करने में ऑप्शन ए। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, विश्व का बृहत्तम हर्बल पार्क ये कहाँ पर है? मोरनी, पिंजौर, जोधपुर या इनमें से किसी में भी नहीं। तो बृहत्तम हर्बल पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये जोधपुर में है। तो कुछ नोट दिया गया है कि टीजीटी के पेपर में इसका उत्तर मोरनी माना था,
जो गलत है, इससे पहले इसका उत्तर यमुनानगर माना गया था। सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौहड़पुर जो है ये यमुनानगर में है, जिसे 2001 में ताऊ देवीलाल के नाम से स्थापित किया गया था और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। तो आप एग्जाम में देख लेना वहां पर चौहड़पुर है या मोरनी है। उसके बाद हरियाणा के किस विभाग ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया है? वित्त विभाग ने, केंद्रीय मानसिक विभाग, केंद्रीय आयोग या स्वास्थ्य विभाग ने? तो किसने ये एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया है? और ये जो जारी किया गया है और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ये स्वास्थ्य विभाग जो इनके द्वारा किया गया है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं स्वास्थ्य सूचना, तो स्वास्थ्य से संबंध होगा जो ऑप्शन डी में है। उसके बाद है हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना MMPSY 2023 रुपये 6,000 प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अनुसूचित जाति के परिवार को 5% वार्षिक ब्याज दर से 6,000 तक का ऋण प्रदान करता है। आर्थिक रूप से कमजोर और प्रत्यक्ष या अनाथ बच्चों को ब्याज मुक्त आवास ऋण प्रदान करता है। ये इनमें कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन ए वाला, रुपये 6,000 प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान करता है हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना MMPSY। उसके बाद हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी वृद्ध बेसहारों के लिए निवास, अनाथों के लिए निवास, विधवाओं के लिए या घरेलू हिंसा की शिकायत पीड़ितों के लिए निवास है। तो हरियाणा सरकार की कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी का जो संबंध है ये ऑप्शन ए से है, वृद्ध और बेसहारों के लिए निवास। उसके बाद है महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन प्राप्त होता है? सिरसा, फतेहाबाद, नारनौल या रोहतक का? तो महाभारत का जो है नकुल दिग्विजय शीर्षक है, इसमें किस शहर का वर्णन हमें प्राप्त होता है? और जो ऑप्शन डी में दिया गया है तो ये रोहतक का है। उसके बाद है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में सिख, जाट, सतनामी या इनमें कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जो इसमें हुआ था, जो ये ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये जाट विद्रोह हुआ था। उसके बाद है बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? आचार्य राजेंद्र, बालकृष्ण, स्वामी विवेकानंद या आचार्य बलदेव? तो महेंद्रगढ़ से इनका संबंध है। और गुरु कौन थे इनके? तो इनके जो गुरु हैं ये आचार्य बलदेव थे। उसके बाद हरियाणा के किस स्थान पर कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप स्थित है? जगाधरी, फरीदाबाद, किसी में भी नहीं या फिर सिरसा में? तो ये जो कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप कहाँ पर है? तो ये जगाधरी में है, रेलवे वर्कशॉप। नेक्स्ट है देश का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू की है। पहला राज्य जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू किए हैं, गोवा, यूपी, हरियाणा या फिर दिल्ली? और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कौन सा है? ये हरियाणा है। उसके बाद है पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ 2015 में कहाँ खोला गया था? तो पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ कहाँ पर खोला गया था ये? और ये खोला गया था हसनपुर, जो सोनीपत में है। उसके बाद हरियाणा में जो तहसील हैं इनकी संख्या कितनी है तहसीलों की? 90, 95, 93 या इनमें कोई सी भी नहीं? तो कितनी तहसीलें हैं? और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो इनकी संख्या 95 है। उसके बाद हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किन के नाम से दिया जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई, मैरी कॉम, कल्पना चावला या किसी इनमें से कोई नहीं? तो हरियाणा में खेलों में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट 2 लाख रुपए का जो पुरस्कार महिलाओं को किसके नाम से दिया जाता है? और ये दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। उसके बाद इनमें से एक सुमेलित नहीं है। कपिल मुनि मेला कैथल में लगता है, चैत्र चौदस मेला जींद में, कपाल मोचन यमुनानगर या सूर्य ग्रहण का कुरुक्षेत्र में? तो सुमेलित नहीं है। अब कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी है चैत्र चौदस मेला जींद, इसको नहीं माना गया है। चैत्र चौदस मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है।
इसके अलावा जब आपके यहाँ पर 3 आंसर और सही हो चुके हैं। कपिल मुनि या कपिल स्थल ये कैथल को कहा जाता है। कपाल मोचन का मेला यमुनानगर में लगता है। सूर्य ग्रहण जाए कुरुक्षेत्र में लगता है ब्रह्म सरोवर पर। उसके बाद है हरियाणा के जो टीवी कलाकार कुणाल कुमार का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? फरीदाबाद, पानीपत, फतेहाबाद या फिर चरखी दादरी में। हरियाणा के जो टीवी कलाकार है कुणाल कुमार, इनका जन्म, और इनका जो जन्म है ये हुआ है फरीदाबाद में। उसके बाद है हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 3, 4, 5 या फिर 6 को। तो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? और ये स्पर्श करती है 5 को। उसके बाद आ जाता है नीम साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में है? पानीपत, पंचकुला, कैथल या फिर रेवाड़ी में। तो नीम साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में है? और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये कैथल में है। उसके बाद है हरियाणा के प्रथम जो राज्य कवि के नाम से जाने जाते हैं? तुलसीदास शर्मा, जैमिनी हरियाणी, सुरेंद्र शर्मा या फिर उदयभानु हंस। तो यहाँ पर राज्य कवि जो है ये जो माने गए हैं ऑप्शन सी उदयभानु हंस को। और जो उर्दू कवि हैं ये अनूपचंद आफ्ताब को माना गया है। तो राज्य कवि जो है यहाँ पर उदयभानु हंस और जो उर्दू कवि ये अनूपचंद आफ्ताब। उसके बाद है मार्कंडेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ जी या पानीपत में। मार्कंडेश्वर मंदिर तो ये कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है जनगणना 2011 जो इसके अनुसार हरियाणा जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार 10 की वृद्धि था और यह है 19.90। उसके बाद है हरियाणा के जिले में कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये खोला गया है। तो कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद या इनमें से किसी में भी नहीं। तो कहाँ पर खोला गया है? और ये खोला गया है करनाल में। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के जो पंडित नेकीराम शर्मा है ये किस लिए प्रसिद्ध है? फिल्म, व्यक्तित्व, खिलाड़ी, गायक या स्वतंत्रता सेनानी के लिए। तो इनका जो संबंध है किससे है? तो पंडित नेकीराम शर्मा, और इनका जो संबंध है ये स्वतंत्रता सेनानी से है। उसके बाद इनमें से कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा और ये पंचकुला है। जनसंख्या में भी है, वैसे भी छोटा है, बड़े में फरीदाबाद। तो फरीदाबाद जो है ये 741 वर्ग किलोमीटर में है और जो पंचकुला है ये 898 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद है कौन सा नृत्य हरियाणा से संबंधित नहीं है? गरबा, झूमर, धमालिया, घूमर। तो कौन सा जो नृत्य है यहाँ पर ये हरियाणा इससे संबंधित नहीं है? तो हरियाणा में एक नहीं है, वो ये कौन सा है? तो इसमें जो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए है गरबा। गरबा जो है ये गुजरात में खेला जाता है, तो यही जो है यहाँ पर इनका नहीं है। उसके बाद आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो सीसवाल है इसका उत्खनन किसने किया था? डीआर साहनी, सूरजभान, जेपी जोशी या आर डी बर्गन ने। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सीसवाल का उत्खनन, और इसके जो उत्खनन करता है ये सूरजभान है, ऑप्शन बी। उसके बाद हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में जो मेट्रो स्टेशन है सबसे पहले पहुंची थी? तो कहां पर किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव या फिर अंबाला में। तो सबसे पहले जो पहुंची थी तो ये गुड़गांव में पहुंची थी। कब? 2010 में। उसके बाद है प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये कौन से स्थान पर है? हांसी, सोनीपत, थानेसर या पानीपत में। तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कहाँ पर है? ये थानेसर में है। उसके बाद है हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा उर्दू साहित्य में विशेषता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उर्दू अकादमी के द्वारा उर्दू साहित्य में विशेषता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है, मिर्जा गालिब, उर्दू साहित्य रत्न, हाली या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? और ये दिया जाता है हाली पुरस्कार। उसके बाद है कौन सा हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया है?
तो कौन सा गांव हरियाणा का पहला और स्वप्रेरित आदर्श गांव ये घोषित किया गया है? सुई भिवानी, रतिया फतेहाबाद, राणे सिरसा कोई सब नहीं। तो स्वप्रेरित आदर्श गांव जो घोषित किया गया है और ये सुई जो भिवानी में है। तो ये हमारे हरियाणा जीके से क्वेश्चन थे। तो इसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो कंप्यूटर जीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जिसमें क्वेश्चन है कि अधिकांश वेबसाइटों में से मेन पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए द्वार का काम करता है। तो इसको सर्च इंजन, होम पेज, यूआरएल या ब्राउजर कहते हैं। तो अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए द्वार का काम करता है। और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में आए हैं तो इसको कह देते हैं होम पेज। जैसे ही आप कोई वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें जो सबसे पहला पेज आएगा वो होगा होम पेज। उसके बाद आ जाता है जो यूआरएल है, इसका मतलब क्या होता है? यूआरएल की फुल फॉर्म। तो यूआरएल जो है इसको रहेगा ऑप्शन 4 वाला। तो ये कह देते हैं यूनाइटेड रिसोर्स लिमिटेड। तो इसका जो है यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर जो कहा जाएगा जो ऑप्शन 4 में है, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर URL। उसके बाद है प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर इकट्ठा करती है और बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है। तो प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है। और यहाँ पर इसमें कौन से वाला सही है? तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 1, तो ये होते हैं बैच। नेक्स्ट है एथरनेट फ्रेम का न्यूनतम साइज कहाँ तक होता है? 75 बाइट्स या 576 बाइट्स, 156, 125, 111 बाइट्स। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन 1 वाला तो ये होता है 72 बाइट्स या फिर 576 बाइट्स। उसके बाद है प्रथम नेटवर्क जिसमें इंटरनेट की नींव पड़ी। तो ये कौन सा है प्रथम नेटवर्क? और इसमें जो ऑप्शन 1 में है तो ये है ARP नेट। उसके बाद है ईमेल में संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? फोल्डर, डायरेक्टरी, हार्ड डिस्क या मेल बॉक्स। तो जहाँ कोई आपको मैसेज करता है तो वो आपके कहाँ पर आते हैं? मेल बॉक्स में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 वाला। उसके बाद है इंटरनेट एक्सप्लोरर की खोजकर्ता कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल या नेटस्केप। तो ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये जैसे गूगल क्रोम होता है इस प्रकार से इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है इसके खोजकर्ता। और ये है जो ऑप्शन 1 में है तो ये थे माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट है कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब में प्रकाशित किया जा सकता है A.doc फाइल में, HTTP, HTML या मशीनी लैंग्वेज भाषा में। तो कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, ये किया जा सकता है HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये कह देते हैं HTML। उसके बाद है वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? यूजर ID, URL, टाइम स्टैम्प या उपरोक्त सभी। तो वेबसाइट का जो एड्रेस है ये क्या कहलाता है? और इसको कह देते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद है सिंबल के प्रयोग से ईमेल एड्रेस यूजर नेम को ISP से अलग करता है। तो ये कौन सा है? तो सिंबल के प्रयोग से ईमेल एड्रेस यूजर नेम को जो ISP से जो अलग करेगा तो ये कौन सा है? जैसे आप कोई भी वो बनाते हैं अपना नाम और उसके बाद gmail.com, तो @ जो gmail.com, तो ये @ होता है उसमें जो भी आप कोई ईमेल जब बनाते हैं क्रिएट करते हैं। उसके बाद है इनमें से गेटवे के द्वारा हैंडल नहीं किया जा सकता। तो कौन सा गेटवे के द्वारा हैंडल नहीं किया जा सकता? और जो ऑप्शन 1 में दिया गया है प्रोटोकॉल कन्वर्सेशन। उसके बाद है ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है, सब्जेक्ट टू कंटेंट या CC। तो ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की विषय वस्तु किसके बारे में बताती है? और ये बताती है सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद है अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? न्यूज ग्रुप, यूजनेट, बैकबोन या स्पैम।
तो क्या कहा जाता है उसको, अनसॉलिटेड ईमेल को, और उसको कह देते हैं जो स्पैम। तो ये स्पैम है। कुछ मेल जो होते हैं जो आपके इनबॉक्स में ना आकर वो स्पैम में चले जाते हैं। उसके बाद है इंटरनेट पर निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफर किया जाता है, टीसीपी, आईपी, POP3 या एफटीपी के द्वारा। और ये जो ट्रांसफर होता है इसको कह देते हैं एफटीपी। और ये जो एफटीपी जो है इसको कह देते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद है छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, फ्लैश, स्पाइडर्स, कुकीज या एप्लेट्स। तो उनको क्या कहा जाएगा, और उनको कहा जाएगा एप्लेट्स, जो ऑप्शन 4 में है। उसके बाद है कौन सा एक वेब ब्राउजर है, पेंट, पावर पॉइंट, वर्ड या फायरफॉक्स। तो यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन 3 वाला, जैसे गूगल क्रोम है तो इसी प्रकार फायरफॉक्स। उसके बाद है डैश सुविधा द्वारा इंटरनेट से कंप्यूटर पर काम करते हुए विश्व के किसी एक भाषा में स्थित कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है, तो उसको इंटरनेट, टेलीकॉम, टेलीनेट, नेट मीटिंग या चैट क्या कहा जाएगा, और उसको कहा जाएगा टेलीनेट, जो ऑप्शन 2 में है। उसके बाद है इंटरनेट से क्या किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी भेजा जा सकता है, वेब पेज देख सकते हैं, सर्वर में सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है। तो इन इंटरनेट जो होता है उससे क्या काम किए जा सकते हैं, तो ये सभी काम इंटरनेट के द्वारा किए जा सकते हैं। उसके बाद यह एक अवरोध है जो इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क से आने वाली जानकारी की जांच करता है और आपकी सेटिंग के आधार पर या तो उसे नकार देता है या आपके कंप्यूटर पर आने की अनुमति देता है। उसको फायरवॉल, एंटीवायरस, वर्म या ट्रोजन हॉर्स क्या कहा जाता है, और उसको कहा जाएगा फायरवॉल, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है। उसके बाद है किसका उद्देश्य कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश को रोकना और उसे फैलने से बचाना है, तो ये काम कौन करता है, वायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, विंडोज एंटी या विंडोज 98। तो कंप्यूटर में जो भी कोई वायरस आ जाता है कंप्यूटर को क्षति पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए जो है एंटीवायरस जो होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है। उसके बाद है एक ऐसा फोल्डर जहां वायरस सस्पेक्टेड फाइलों को रखा जाता है, जंक मेल, स्पैम मेल या वायरस फोल्डर। तो जहां पर वायरस सस्पेक्टेड जो फाइल होती है उनको रखा जाता है, और जो ऑप्शन 3 में दिए गए हैं। तो कई मेल देखे होंगे आपने, आपके इनबॉक्स में नहीं आते हुए सीधा या तो जंक मेल में चले जाते हैं या फिर स्पैम में चले जाते हैं, तो उनको वायरस मेल कहा जाता है। नेक्स्ट है यह उन कंप्यूटर प्रोग्रामों से बना होता है जो कि कार्य करते हैं कंप्यूटर वायरस को पहचानने का, उसके उन्मूलन का और अन्य दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर की पहचान करने का। तो क्या कहा जाएगा, फायरवॉल, एंटीवायरस, ट्रोजन हॉर्स या वर्म, और उसको कहा जाता है एंटीवायरस। उसके बाद है कंप्यूटर और नेटवर्क संसाधनों को अनाधिकृत रूप से प्रयोग करने को क्या कहते हैं, चोरी, नकल, चीट कोड या हैकिंग। तो क्या कहा जाएगा उसको, और उसको कहा जाता है हैकिंग, जो आपकी सूचना के बिना आपकी गुप्त जानकारी आपके फोन या कंप्यूटर में से चुरा लेते हैं। नेक्स्ट है ये आपको अपने कंप्यूटर की सुरक्षा स्थिति बताता है और दिखाता है कि आप जिनकी आपको अपने कंप्यूटर को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यकता होती है। सुरक्षा के अंदर एंटीवायरस, ट्रोजन हॉर्स या वर्म। कंप्यूटर की सुरक्षा स्थिति बताएगा और कार्य दिखाता है, जिनकी आपको अपने कंप्यूटर को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यकता होती है, उनको क्या कहा जाएगा, और उनको कहा जाता है सुरक्षा केंद्र। नेक्स्ट है प्राय किसी पीसी में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होते हैं और उन्हें प्राय नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो वे क्या होते हैं, पीसी में ईमेल अटैचमेंट के जरिए आते हैं और आपका जो कंप्यूटर है या फोन है उसको इफेक्ट करते हैं, तो इनको कहा जाता है वायरस। उसके बाद है कंप्यूटर में पासवर्ड के उद्देश्य से किया जाता है, नेटवर्किंग, सेविंग, प्राइवेसी या सिक्योरिटी के लिए। तो जैसे आपको फ़ोन है उसमें फिंगरप्रिंट होती है, फेस लॉक होते हैं,
तो इनका काम क्या है, किस लिए है? तो ये होते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई दूसरा आपके गुप्त जानकारी को चुरा ना ले। उसके बाद फायरवॉल अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं को आपके कंप्यूटर पर पहुंचाता है। कथन 2 है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस और अन्य सुरक्षा खतरों के विरुद्ध आपके कंप्यूटर को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकते हैं। और 3 है कि स्वचालित अद्यतनों की सहायता से विंडोज आपके कंप्यूटर के लिए नवीनतम महत्वपूर्ण अद्यतनों के लिए खोज कर सकते हैं और उन्हें स्वचालित रूप से हटा देते हैं। तो कौन से वाला कथन यहाँ पर सही है? अब यहाँ पर जो इसमें सही देखें तो ऑप्शन जो 2 है, कथन 2 वाला ही सही यहाँ पर माना गया है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस और अन्य सुरक्षा खतरों के विरुद्ध आपके कंप्यूटर को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकते हैं। उसके बाद है फायरवॉल अनाधिकृत उपभोक्ताओं को आपके कंप्यूटर पर पहुंचाता है। कथन 2 है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस और अन्य सुरक्षा खतरों के विरुद्ध आपके कंप्यूटर को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकते हैं। और कथन 3 है कि स्वचालित अद्यतनों की सहायता से विंडोज आपके कंप्यूटर के लिए नवीनतम महत्वपूर्ण अद्यतनों के लिए खोज कर सकते हैं, उन्हें स्वचालित रूप से हटा देते हैं। तो कौन से वाला कथन है यहाँ पर सही? और सही जो है इसमें ऑप्शन 2 वाला है। उसके बाद है पासवर्ड से प्रयोगता जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं, समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, फाइलों की गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं या फाइल ढांचों को सरल कर सकते हैं। तो पासवर्ड से प्रयोगता क्या कर सकते हैं? जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, फाइलों की जो गोपनीयता है उसे बरकरार रख सकते हैं। तो जो पासवर्ड जो आप लगाते हैं। तो इसके बाद जो हमारे यहाँ पर अंग्रेजी जो है, इंग्लिश से संबंधित हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर। तो कितने होते हैं? 6, 7, 8 या फिर 10। और इनकी जो संख्या है ये 8 होती है। और 8 कौन कौन से होते हैं? जिसमें नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये होते हैं 8। उसके बाद आ जाता है हिज कवरेज ऑन हिम हॉनर, द वर्ड हॉनर इज, ये जो आया है ये क्या है? जिसे साहस कह देते हैं। तो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या फिर वर्ब है, क्या है ये? हिज कवरेज ऑन हिम हॉनर, उनके सास ने उन्हें सम्मान दिलाया। तो ये सम्मान शब्द क्या है? और इसको जो माना गया है तो एक जो ऑप्शन सी नाउन जो यहाँ पर इसमें माना गया है, संख्या। उसके बाद है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो सही कौन से वाला है? और यहाँ पर जो इसमें सही है जो ये ऑप्शन बी में आया है, तो ये जो आया है यही सही है यहाँ पर, क्योंकि करेक्ट वाला ही आपने बताना था। करोड़पति जिसे कह देते हैं। उसके बाद है टर्न द फ्लोइंग इनटू इन डायरेक्ट स्पीच, डू यू राइट ए गुड हैंड, ही सेड, क्या आप अच्छे हाथ से लिख सकते हैं? ही सेड, उसने कहा। तो कौन सा बनेगा इसका? और इसका जो यहाँ पर जिसमें बनेगा जो ऑप्शन ए में आया है, ही सेड को आस्क्ड वेदर आई राइट कर रोट ए गुड हैंड। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट। तो यहां पर है इसका समानार्थक। तो इसका जो ये शब्द आया है इसका समानार्थक शब्द कौन सा है? परम धर्म पीठिया, बोस्टफुल, वार्डी, स्प्लेंडिड या एडवाइजरी। तो ये जो बोस्टफुल जो है उसको कह देते हैं घमंडी को, और ये वार्डी होता है वो आडंबर वाला, और स्प्लेंडिड मतलब शानदार, और एडवाइजरी सलाह।
तो इसका समानार्थक कौन सा बनेगा? और इसका बनेगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है, एडवाइजरी, मतलब सलाह। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका विपरीतार्थक। तो ये जो शब्द आया है यहाँ पर, इसका विपरीतार्थक कौन सा है इनमें? और यहाँ पर जो दिया गया है इसको कह देते हैं इनएप्ट्यूड, मतलब अयोग्यता। हेस्टेशन मतलब संकोच। और अनस्टेनिटी इसको कह देते हैं निश्चितता। और ये इनएबिलिटी इसको कह देते हैं असमर्थता। तो ये जो अलर्सिटी जो है इसका विपरीतार्थक विलोम कौन सा बनेगा? इसका बनेगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है, संकोच। तो ये चेयरफुल जो है इसका विपरीतार्थक। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जवाब बताना है। स्पॉटर ऑफ द केस ऑफ वुमेन। महिलाओं के हितों के समर्थक जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फेमिनिस्ट, फेमिनेट, सोफिस्ट। और उसको कहा जाता है जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, नारीवादी एक तरह से। तो फेमिनिस्ट जो है नारीवादी होता है इसका मतलब। तो महिलाओं की जो बात करेगा, महिलाओं के हितों के समर्थक जो होंगे उनको कहा जाएगा नारीवादी, फेमिनिस्ट, जो इस तरह के सपोर्टर हो। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आइडियम हसमनी। इसका मतलब तो क्या है? एक मुहावरा है यहाँ पर। ये द मनी spent at met bribe paid to keep some matter secret। और द मनी सेव इन ए डार्क रूम या द मनी सेव इन ए पेपर करेंसी। तो कौन से वाला यहाँ पर इसका सही है? अब यहाँ पर जो इसका जो सही माना गया है, जो ऑप्शन बी में आया है, ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर सीक्रेट। इसका मतलब होता है किसी मामले को गुप्त रखने के लिए दी गई रिश्वत। हस मनी, मुट्ठी गर्म करना जो होता है, कई बार कह देते हैं। तो किसी मामले को गुप्त रखने के लिए दी गई रिश्वत। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर फ्लोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास दैट ही मे फॉल इन वॉरिज्मी। तो यहाँ पर एडजेक्टिव लेटिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है, प्रिंसिपल है या नाउन क्लास है। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन जो सी में आया है, तो ये प्रिंसिपल जो क्लास है वो माना गया है, प्रमुख उपवाक्य है, दैट ही मे फॉल इन वॉरिज्मी। उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पर जो सही सेंटेंस है वाक्य कौन सा है? आई हैड आई हैव हैड नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। उसके मुंबई जाने के बाद से मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। या आई हैव हैड नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई, या उसके बाद से मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली, वह मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। या आई हैव नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही हैड लेफ्ट फॉर मुंबई, या उसके बाद से मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली, वह मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। या आई हैड नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई, जब से वह मुंबई चला गया मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। तो कौन से वाला सही है?
यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन ए को, आई हैव हैड नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। उसके मुंबई जाने के बाद से मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद जाते हैं यहाँ पर, द प्रिंसिपल आर क्यों पिक पॉकेट, टू फॉर विद या अगेंस्ट। तो कौन सा जो है यहाँ पर आएगा? तो जनता जान को सावधान किया गया था। पिक पॉकेट मतलब जो चोर होते हैं, जेब कतरे। तो कौन से वाला आएगा? टू फॉर विद या अगेंस्ट। और यहाँ पर जो इसमें आएगा, जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, अगेंस्ट, विरुद्ध। तो जनता को सावधान किया गया था चोरों के विरुद्ध, मतलब चोरों से सावधान किया गया था। उसके बाद है फिल इन द गैप विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। Whereupon fell a victim his own greed। तो यहाँ पर इसमें बताना है कौन से आएगी, टू ऑफ, अबाउट या फिर फॉर। तो कौन से वाला आएगा यहाँ पर? और यहाँ पर जो इसमें आएगा, जो ऑप्शन ए में है, तो टू जो है, टू का प्रयोग यहाँ पर इसमें होगा। Whereupon fell a victim to his own greed। उसके बाद है, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम कैन बी दैट इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। तो इसमें नो ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर, नोथिंग एज ग्रेट एज, नो दी ग्रेटर। तो कौन से वाला जो है यहाँ पर इसमें आएगा? और यहाँ पर जो इसमें आएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, नो ग्रेटर देन। तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम कैन बी नो ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। उसके बाद है, द ग्लोब थिएटर ओपन 1585, 93, 99 या 1603 में। और इसमें हमारा सेंसर है ऑप्शन सी वाला, तो ये था 1599। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की यहाँ पर क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।